नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट ज्वाइन अस पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आज का सेशन भी भूगोल पर ही आधारित है। ये सेशन बीपीएससी टायर 3 री एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। और भूगोल के ही नहीं, इतिहास के, विज्ञान के और लैंग्वेज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर बहुत ही अच्छे से चर्चा की जाएगी। इन सारे वीडियो को जो बीपीएससी टायर 3 के नाम से चैनल पर अपलोड हैं, इन्हें ज़रूर देख लें। ये आपको चाहे जनरल पेपर हो, चाहे सब्जेक्ट पेपर हो, सब में आपको जो है सहयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें। और ये वीडियो अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले का जो वीडियो है खास करके भूगोल से संबंधित, उनको जरूर देख लें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो एक दूसरे से कोरिलेट है और हर चैप्टर अगला चैप्टर होता है। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो दोस्तों, यहाँ पर गुरुत्वीय जल हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प ए गुरुत्वीय जल सही हो जाएगा। ये जल पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो पौधे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जल की आवश्यकता को, वो इसी का प्रयोग करके पूरा करते हैं। तो यहाँ पर विकल्प एक गुरुत्वीय जल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का होता है? तो दोस्तों, जो अटलांटिक महासागर है वो अंग्रेजी के एस के आकार जैसा है। तो यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। आप जब विश्व का मैप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर पूरब में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है और इसकी बनावट अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई, जिसे मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच आपके प्रशांत महासागर में स्थित है और मेरियाना ट्रेंच आपके फिलीपींस द्वीप समूह के पास अवस्थित है और फिलीपींस द्वीप प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। और ये विश्व की सबसे गहरी है, जिसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर है। वह स्थान कौन सा है जहां खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? खारे जल और स्वच्छ जल यानी मीठे जल का सतत मिश्रण होता रहता है। तो दोस्तों, वो कहलाता है ज्वार नद मुख। क्या कहलाता है? ज्वार नद मुख। जो दोस्तों ज्वार नद मुख होता है, वहां पर नदियां अपने जल को समुद्र में मिलाती हैं और समुद्र का जल वहां पर मिलता है। तो यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। दोस्तों, डेल्टा जो होता है वो नदी द्वारा लाए गए निक्षेप के जमा होने से बनता है, जो एक द्वीप जैसा दिखने लगता है, स्थलीय भाग दिखने लगता है। तो यहाँ पर
समुद्री जल यानी खारा जल और स्वच्छ जल नहीं मिलता, लेकिन ज्वार नदमुख होता है, वहां पर खारा जल और स्वच्छ जल जो है मिलते हैं। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, संसार का सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ही आपकी मेरियाना ट्रेंच पाई जाती है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है लगभग। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त यानी सरफेस डिप्रेशन है। तो दोस्तों, सबसे गहरा पृष्ठगर्त आपकी मेरियाना ट्रेंच है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। दोस्तों, टोंगा गर्त भी गहरी है, जो तीसरे नंबर पर आती है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। एल नीनो है। दोस्तों, प्रायः आप जो है ग्रीष्मकाल की शुरुआत के बाद ही पेपरों में एल नीनो ला नीनो को सुनते रहते हैं। ये हमेशा खबरों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि एल नीनो और ला नीनो ये दोनों ही भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। जहां एल नीनो के आने से भारतीय मानसून कमजोर होता है, वहीं ला नीनो के आने से भारतीय मानसून मजबूत होता है। एल नीनो जो 7 से 8 वर्ष के अंतराल पर प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प 1 एल नीनो एक उफ्र समुद्री धारा है। यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा 1। दो समुद्रों को जोड़ने वाली पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? दो समुद्रों को जोड़ने वाली पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ते हैं और दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका है मन्नार खाड़ी या पाक जल संधि। आपकी है पाक जल संधि, जो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ते हैं, और वहीं भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो जो डल डमरू मध्य दो जलीय भाग को जोड़ती है और जो दो स्थलीय भाग को अलग करती है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। भौम जल स्तर का पुनर्भरण निर्भर करता है। तो यहाँ पर बात हो रही कि जो जल स्तर है, यानी जमीन के अंदर जो वाटर लेवल है, वो उसका पुनर्भरण किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा उस क्षेत्र के उच्चावच पर। किसके? उस क्षेत्र के उच्चावच पर। यदि क्षेत्र का उच्चावच विषम है, अर्थात वहां पर ढलान अधिक है, तो अधिक वर्षा होने के बावजूद जल ढाल का अनुसरण करते हुए उस स्थान से निम्न स्थान की ओर यानी ढाल की ओर तेजी से बह जाएगा, जिससे जल पुनर्भरण में कठिनाई होगी। अगर क्षेत्र मैदानी है, समतल एरिया है, तो वहां पर जो भी वर्षा होगी वो धीरे करके वाटर लेवल मेंटेन कर देगा, यानी पुनर्भरण कर लेगा। तो दोस्तों, स्थल की जो उच्चावच है, यानी जो धरातल का स्वरूप है, वो जल पुनर्भरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे उत्तर भारत की नदियां वर्षभर बहती हैं, लेकिन उनका अधिकांश जल नदियों के द्वारा धीरे धीरे समुद्र में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो ढाल का अनुसरण करती हैं और बारिश वर्ष के सीमित महीनों में होती है,
और यदि यही पानी स्टोर हो जाए तो वहां पर जल की समस्या या जल पुनर्भरण हो जाए। दोस्तों यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। विशालतम महासागर है, चाहे विशालतम बोले चाहे सबसे बड़ा महासागर बोले, दोस्तों उसका एक ही जवाब है, प्रशांत महासागर। गहरा भी, सबसे बड़ा भी। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? पश्चिमी यूरोप, दोस्तों यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो एक गर्म जलधारा है जो फ्लोरिडा तट से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये पश्चिमी यूरोप तक इसका प्रभाव रहता है। ये गर्म होने के कारण मार्ग में पड़ने वाले बर्फ के सैलों को पिघला देती है, जिससे पश्चिमी यूरोप अर्थात नॉर्वे में स्थित बंदरगाह वर्षभर खुले रहते हैं। इस गर्म जलधारा से सर्वाधिक लाभ नॉर्वे को होता है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो पश्चिमी यूरोप के तापमान को नियंत्रित करती है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो बैफिन की खाड़ी से अटलांटिक महासागर की ओर चलती है। ये ठंडी है, इसलिए जिस स्थान पर ये जाती है वहां के टेम्परेचर को कम कर देती है। कनारी जलधारा भी एक ठंडी जलधारा है, अतः ये भी जहां पहुंचती है वहां के तापमान को क्या कर देती है, कम कर देती है। यहां पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर एक लंबी श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसका निर्माण कोरल से हुआ है, इसीलिए ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और इसका विस्तार प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा कोरल समुद्र में है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा, कोरल समुद्र। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? दोस्तों पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इनके ज्वार नद मुख निर्माण करने का प्रमुख कारण है कि ये नदियां तीव्र ढाल का अनुसरण करती हैं, जिससे ये अपने समुद्र में मिलते समय अपने द्वारा लाए गए अवशेष निक्षेपों का जमाव नहीं कर पाती। तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में प्रमुख है नर्मदा, ताप्ती, माही। तो दोस्तों यहाँ पर ताप्ती नदी सही हो जाएगा। वहीं गंगा, गोदावरी और महानदियाँ जब समुद्र मिलने पर धीरे धीरे इनका ढाल मंद हो जाता है और मंद होने के कारण ये अपने द्वारा लाए गए निक्षेप को वहां पर जमा कर देती है, जिससे वहां पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? यहाँ पर ठंडी जलधारा के बारे में पूछा है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कनारी की जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो उत्तर अटलांटिक महासागर में चलती है। वहीं हम्बोल्ट की जलधारा गर्म जलधारा है। ब्राजील और आयोसियो भी गर्म जलधारा है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो दोस्तों संसार के कुल जल का यानी स्वच्छ जल का लगभग 70% हिमानी और बर्फ के रूप में भंडारित है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। दोस्तों कोरल रीफ का विस्तार
30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही होता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। सुनामी तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जब भूकंप की उत्पत्ति समुद्रीय क्षेत्रों में होती है तो उसकी हलचल से जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वो सुनामी कहलाती हैं। दोस्तों यहाँ पर विकल्प 1 समुद्र के नीचे उत्पन्न भूकंप सही हो जाएगा। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सागर तट की ओर यानी तट की ओर जाने वाली तरंगें सुनामी कहलाती हैं। दोस्तों यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? तो दोस्तों प्रवाल द्वीप अंतः स्थलीय समुद्र होते हैं। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों समुद्र से मिलते समय किसी नदी का मुहाना, दोस्तों समुद्र में मिलने से समय किसी नदी का मुहाना या तो डेल्टा बनाएगा या तो ज्वार नद मुख बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये विकल्प गलत हो जाएगा। दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, दोस्तों ये भी बात सत्य है। दो भूखंड हैं उनको विभाजित करने वाली जल की पट्टी, ये बात सत्य है। दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी, दो महासागरों को विभाजित नहीं करती दोस्तों, दो महासागरों को जोड़ती है। दो विशाल भूखंडों को जोड़ने वाली भूमि की सकरी, तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। दो भूखंडों को विभाजित करने वाली, जैसे आपके दो भूखंड हैं, जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप को फ्रांस से अलग करती है। यूरोप को यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है और ये जिब्राल्टर जोड़ती है किसको? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। वहीं अगर बात करें तो एक आपकी बहुत ही प्रसिद्ध जलसंधि है बेरिंग जलसंधि, जो चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, अलास्का और कनाडा को अलग करती है। तो दोस्तों अलास्का और रूस को अलग करती है। तो यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे महाद्वीपीय जल सीमा कहा जाता है। महाद्वीपीय जल सीमा, दोस्तों आप जानते ही हो कि जो स्थलीय सीमा होती है वो चाहे समुद्र में हो या कहीं भी, वो आड़ी टेढ़ी होती है। कहीं कहीं धरातल समुद्र में घुसा होगा तो कहीं समुद्र धरातल की ओर घुसा होगा, लेकिन समस्त धरातल को मिलाने वाली रेखा के अंदर जितने भी जलीय भाग आते हैं वो महाद्वीपीय जल सीमा कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो दोस्तों आप जानते हो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, आयोसियो की ठंडी जलधारा है, कनारीज की ठंडी जलधारा है, जबकि जापान में चलने वाली क्यूरोसियो की जलधारा एक गर्म जलधारा है। विकल्प 3 यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो दोस्तों आप जानते हो कि भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और प्रशांत महासागर में उपस्थित कुछ द्वीपों से होकर गुजरती है।
भारत से मकर रेखा गुजरती है, चीन से भी और अरब से भी। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा, अफ्रीका। समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों समुद्र की धाराएं चालन का एक उदाहरण है, विकल्प दो यहां सही हो जाएगा। एशिया और अफ्रीका के तटों को छूने वाला महासागर है। एशिया और अमेरिका, सॉरी, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर आपका प्रशांत महासागर है, क्योंकि प्रशांत महासागर का पूर्वी तट प्रशांत महासागर का पूर्वी तट एशिया को और पश्चिमी तट आपके अमेरिका को टच करता है। यहां पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है को कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। यहां पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। मेरियाना खाई कहाँ है? तो दोस्तों मेरियाना खाई ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये आपके प्रशांत महासागर में है। निम्न में से कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों पेरू की धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती, ये प्रशांत महासागर की एक जलधारा है। विकल्प 3 यहां सही हो जाएगा। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है, अर्थात वो स्थलीय भाग जो समुद्र में घुसा हुआ है, अर्थात उस स्थलीय भाग का तीन ओर या तीन भागों में से जल से घिरा हुआ है, उसे बोलते हैं पेनिनसुला अर्थात प्रायद्वीप। विकल्प 3 सही हो जाएगा, यानी वो स्थलीय भाग जिसको जल तीन ओर से घेरे हुए है। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? दोस्तों जल चक्र जल का वाष्पन होना, बादल के रूप में वर्षा होना, फिर वाष्पन होना और विभिन्न प्रक्रियाओं में यूज होना और फिर से वो बार बार प्रक्रिया का चलना जल चक्र कहलाता है। तो दोस्तों इसे विकल्प हो जाएगा जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप लोग दोस्तों जानते ही हो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर बना हुआ है। विकल्प 1 यहाँ सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर और अंध महासागर अर्थात अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर का निर्माण किया गया है। विकल्प 3 यहाँ सही हो जाएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल डमरू मध्य है। लाल सागर और भूमध्य सागर को, तो दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज जल डमरू मध्य जोड़ती है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। दोस्तों इसे दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं। विकल्प 1 यहाँ सही हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है कहलाती है। दोस्तों ये लिम्निक कहलाएगा। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं दोस्तों दक्षिणी ध्रुव में। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों सारगैसो समुद्र प्रशांत महासागर में स्थित है। सारगैसो समुद्र आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है।
यहाँ पर विकल्प एक अटलांटिक महासागर सही हो जाएगा। सार गैसों महासागर की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसको सार गैसम बोलते हैं और इसी कारण इसका नाम सार गैसो सागर कहा जाता है। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो दोस्तों बास जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? दोस्तों मूंगा को कोरल रीफ भी कहा जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे लगभग 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। ये विकल्प यहाँ पर विकल्प दो सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जिसे मूंगा की चट्टान कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे फैली हुई है। वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो दोस्तों वलयाकार स्वरूप में नदियां वलय के समान दिशा में बहती हैं। यहाँ पर विकल्प तीन सही हो जाएगा। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे भूसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भूसंधि। यहाँ पर विकल्प चार सही हो जाएगा। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को ऑक्सबो झील कहते हैं। ऑक्सबो झील का हिंदी होता है आक्स माने होता है गो और बो का मतलब होता है खुर, यानी गोखुर झील। गोखुर झील दोस्तों होता ये है सामान्यतः कि नदियां जब ऐसे ऐसे चलती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, नदी इतना मोड़ने की वजह से उन पर दबाव पड़ने लगता है और नदियां क्या होती हैं, ये कट जाती हैं ऐसे। तो ये भाग यहाँ से कट जाता है और बाद में ऐसे बचा रह जाता है, ऐसे बचा रहता है। यही आपकी गोखुर झील कहा जाता है क्योंकि ये शेष झील से अलग हो जाती है। तो यहाँ पर विकल्प तीन ऑक्सबो झील अर्थात गोखुर झील सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उप महासागरीय धारा है? तो दोस्तों उप मतलब होता है गर्म, गर्म महासागरीय धारा आपकी गल्फ स्ट्रीम है जिसको गल्फ की जलधारा कहा जाता है। ये फ्लोरिडा के तट से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर विकल्प चार सही हो जाएगा। मोरेन कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यहाँ पर विकल्प तीन सही हो जाएगा। मोरेन यहाँ पर विकल्प चार और विकल्प तीन हिमानी क्षेत्र में सही हो जाएगा। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है। दोस्तों नॉर्वे के तट एक फ्योर्ड तट के उदाहरण है। यहाँ पर विकल्प दो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? दोस्तों जो झील की तली होती है उसके उस क्षेत्र में अवरुद्ध जल को अधः सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अधः सर कहते हैं। विकल्प चार यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में भूगोल के 50 प्रश्नों पर चर्चा की गई है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों अगर कोई सुझाव है या किसी विशेष टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम बनाया जाए तो आप लोग उस टॉपिक को कमेंट के माध्यम से सुझा सकते हैं। और यदि और किसी प्रकार के सुझाव की जरूरत हो यहाँ पर तो आप लोग उसे भी कमेंट के द्वारा बताएं। कोशिश की जाएगी कि आपके हिसाब से ही ये सेशन चले क्योंकि सिलेक्शन आपका है,
सिर्फ बताने का तरीका और दिशा देने का काम हमारा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।